हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बुद्धि के सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एल्फ्रेड बिने के एक कारक सिद्धांत पर। यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है और एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के ऊपर बहुत काम किया है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं एक कारक सिद्धांत। हम बात कर रहे हैं एक कारक सिद्धांत की। एक कारक सिद्धांत, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत को आप एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व या फिर एक खंड, या फिर आप इसको एक कारकीय सिद्धांत भी बोल सकते हो। एक कारकीय सिद्धांत, ठीक है। देखिए, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत हमें दिया था एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो सिद्धांतों के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन तो आपको ये मिलता है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, ठीक है। तो वो प्रतिपादक पूछता है एक मार्क्स में आपसे, ठीक है। तो अगर आप प्रतिपादक ही पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो मैंने बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें सभी सिद्धांतों का प्रतिपादक किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है, ये उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। और वो वीडियो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएगी और सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो है। तो अगर सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सबसे प्राचीनतम सिद्धांत की, जिसको हम कहते हैं एक कारकीय सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था एल्फ्रेड बिने ने। प्रतिपादक हैं इसके एल्फ्रेड बिने, और इसके बाद इनके सहयोगी कहे जाते हैं। इनके सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन, ठीक है। एल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि मापन के सबसे पहले 1905 में बात की थी। वो हम बुद्धि के मापन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें स्टर्न ने भी अपना योगदान दिया है और टर्मन ने भी हमें आईक्यू लेवल की जो तालिका है वो बताई है, ठीक है। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। देखिए, एल्फ्रेड बिने कहते हैं, एल्फ्रेड बिने और उनके जो सहयोगी हैं सबका सेम ही मत है। ये कहते हैं कि बुद्धि के अंदर एक ही तत्व विद्यमान होता है। ये कहते हैं कि बुद्धि में एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जो हमें उचित निर्णय या फिर आप कह सकते हो उत्तम निर्णय लेने में सहायता करती है, ठीक है। तो एल्फ्रेड बिने क्या कह रहे हैं, मान लो कि ये हमारी बुद्धि है। ये कहते हैं कि इसमें एक ही तत्व है, एकमात्र शक्ति है जिससे हम निर्णय ले पाते हैं, उत्तम निर्णय लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तत्व सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में एकमात्र ऐसी शक्ति होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति के अंदर उसकी जो एकमात्र शक्ति है वो अधिक है, मान लो कि उसकी एकमात्र शक्ति, अगर ये कहना चाहते थे कि अगर वो संगीत में निपुण है तो वो गणित में भी निपुण होगा, वो डांसिंग में भी निपुण होगा। एकमात्र शक्ति की बात की है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के अंदर एक तत्व विद्यमान होता है जो सभी निर्णयों के लिए परिपूर्ण होता है। और इनकी इसी बात की वजह से इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक चीज़ में निपुण है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी चीज़ में भी निपुण हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर एग्जाम्पल इस सिद्धांत की आलोचना करता है, क्योंकि कोई अगर इनके सिद्धांत की माने तो ये कहते हैं कि एकमात्र शक्ति है,
बुद्धि के अंदर एक तत्व विद्यमान है, एकमात्र शक्ति है जिससे हम निर्णय लेते हैं। तो फिर क्यों सभी व्यक्तियों का जो IQ लेवल है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है? क्यों सभी व्यक्ति समान रूप से हर चीज़ में निपुण क्यों नहीं होते? ठीक है, इनकी माने तो ये कहते हैं कि एकमात्र शक्ति है और सभी व्यक्ति सभी कार्यों में उसी शक्ति से निपुण होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई थी, क्योंकि ये कहते हैं कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि इनकी माने तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो यही है कि अगर आप साइंस में निपुण हैं तो आप संगीत में भी निपुण होंगे, आप डांसिंग में भी निपुण होंगे, आप किसी और काम में भी निपुण होंगे। ये कहते हैं कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है और जो शक्ति है वो सभी कार्यों में समान रूप से कार्य करती है प्रत्येक व्यक्ति में, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एक खंड सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी हमें किसने दी? एल्फ्रेड बिने ने। सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और एबिंगहास भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद हमें मिलता है द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को प्राचीनतम सिद्धांत भी कहते हैं। तो बुद्धि का अगर आपसे सबसे प्राचीनतम सिद्धांत पूछे तब भी आप क्या कहेंगे? एक कारक सिद्धांत या फिर एक खंड सिद्धांत। और हमने बुद्धि की ट्रिक में किया था कि एक बिने न काम चले द्वित्री मैन बुलाओ जी, यानी कि एक कारक सिद्धांत दिया हमें एल्फ्रेड बिने ने, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया हमें स्पीयरमैन ने। और आज के वीडियो में हम एक कारक सिद्धांत अभी पढ़ चुके हैं, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत पर भी बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं द्विकारक। अब हम बात करते हैं दो कारक सिद्धांत की, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? द्वितत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, या द्विखंड सिद्धांत, या द्विकारकीय सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी हमें दी थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डाल के आप नोट्स बनाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीयरमैन एल्फ्रेड बिने के एक खंडे सिद्धांत का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि में एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में दो तत्व पाए जाते हैं, जिनको ये नाम देते हैं सामान्य तत्व। ये कहते हैं कि दो कारक विद्यमान होते हैं बुद्धि में, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक, सामान्य कारक को हम जी फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट कारक को हम एस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सामान्य कारक होता है वो वंशानुगत भी होता है, जन्मजात भी होता है और एक निश्चित मात्रा में भी होता है। स्पीयरमैन का कहना था कि किसी व्यक्ति में जितना अच्छा जी फैक्टर होगा उसके विशिष्ट कारक उतने ही अच्छे होंगे। तो चलिए समझते हैं दोनों को। ये कहते हैं कि जो सामान्य कारक है यानी कि जो जी फैक्टर है वो जन्मजात होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा है ना कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो बच्चे भी उनके इंटेलिजेंट मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो उनका जी फैक्टर होता है वो वंशानुक्रम की देन होता है। ठीक है, तो जन्मजात होता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है। ठीक है, वंशानुक्रम भी हो सकता है और ये निश्चित होता है, इसकी मात्रा जो है वो निश्चित होती है
और स्पीयरमैन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में ये महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में ये महत्वपूर्ण कारक है। इन्होंने इसको महत्वपूर्ण क्यों कहा, देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका ये जी फैक्टर है, ठीक है, ये जो जी फैक्टर है ये आपका जन्मजात है, और जो एस फैक्टर है आपका वो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ठीक है, वातावरण से अर्जित करते हैं। यानी कि जो विशिष्ट फैक्टर की, जो ये एस फैक्टर की बात कर रहे हैं, स्पीयरमैन कहते हैं कि जी फैक्टर तो हमें जन्मजात मिलता है, हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर जन्मजात होता है, पर जो एस फैक्टर होता है उसे हम प्रशिक्षण के द्वारा, हमारे अनुभवों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम उसे अर्जित करते हैं, ठीक है। वो अर्जित करने का मेथड आपका कोई भी हो सकता है। जैसे हम अगर अभ्यास नहीं कर रहे या कहीं से प्रशिक्षण नहीं ले रहे, तब भी हम समाज में रहकर कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। कोई ना कोई विशिष्ट फैक्टर हो सके आपके अंदर, बोलने का, लोगों को समझने का ही एक विशिष्ट फैक्टर उपयुक्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए आपकी बुद्धि के अंदर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो एस फैक्टर होता है वो अर्जित होता है, पर जब एस फैक्टर बनता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका जी फैक्टर होता है, ठीक है। तो जी फैक्टर के साथ साथ आपका एस फैक्टर आता है, ठीक है। जिसका जितना जी फैक्टर अच्छा होगा उसके एस फैक्टर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, उसके विशिष्ट कारक उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपका जी कारक अच्छा है, अधिक है, इसका मतलब आपके अंदर विशिष्ट कारक भी अधिक होंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझना चाहो इनकी बात, तो ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति में जितना अच्छा जी फैक्टर होगा उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी, उसके अंदर विशिष्ट कारक उतने ही ज़्यादा होंगे। विशिष्ट कारक से इनका मतलब है कि उनके अंदर गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है समझिए। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है आपको कि एक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट कारकों की संख्या बहुत अधिक है, इससे तात्पर्य है कि उसका सामान्य कारक अच्छा है, कम है, बुरा है, इस तरीके के ऑप्शन वो आपको देगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्पीयरमैन कहते हैं कि जी कारक जितना अच्छा होगा, जितना अधिक होगा, एस कारकों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि व्यक्ति के अंदर गुण उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एस फैक्टर में आप लिख सकते हो कि ये अर्जित होता है, ठीक है, और इस पर वातावरण का, अर्जित फैक्टरों पर वातावरण का, वंशानुक्रम का, पूर्व अनुभवों का, प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जबकि जी फैक्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी फैक्टर पर आपके प्रशिक्षण का, आपके अनुभवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक जन्मजात बुद्धि कारक है जो आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं होता है, और जिसके माध्यम से आप जो विशिष्ट कारक हैं उनको अर्जित करते हो, जिसकी सहायता से आप विशिष्ट कारकों को सीखते हो, ठीक है। तो ये था इनका द्विखंड या द्विकारकीय सिद्धांत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मेन बात यह है कि इन्होंने दो फैक्टर बताए हैं, एक को हम जी फैक्टर कहते हैं, दूसरे को हम एस फैक्टर कहते हैं, और जी फैक्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को महत्वपूर्ण कारक माना है। इन्होंने कहा है कि जी फैक्टर जितना अधिक होगा, जितना अच्छा होगा, किसी भी व्यक्ति में गुण भी उतने ही अधिक होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिकारकीय सिद्धांत की, ठीक है। त्रिकारकीय सिद्धांत, त्रिकारकीय सिद्धांत, ठीक है। त्रिकारकीय सिद्धांत भी हमें स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है।
सबसे पहले एक कारकीय सिद्धांत आता है जो हमें एल्फर्ड बिने देते हैं। उसके बाद द्विकारकीय सिद्धांत आता है जिसको हर सिद्धांत की कहीं ना कहीं नींव भी माना जाता है। इसके पश्चात ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के ऊपर काम करना शुरू किया, हमें बुद्धि के अलग अलग थ्योरीज बताई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीयरमैन ही अपने सिद्धांत के बाद स्पीयरमैन ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि में 3 तत्व होते हैं, 3 कारक होते हैं, ठीक है। पहला वही सामान्य कारक, दूसरा इन्होंने बताया विशिष्ट कारक, और तीसरा ये कहते हैं सामूहिक कारक, ठीक है। डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति में जो जी फैक्टर होता है, किसी भी व्यक्ति में जो जी फैक्टर होता है और जो एस जो उसका विशिष्ट फैक्टर है जो उसने अर्जित किया है, उनके बीच की जो कड़ी है, बीच में जो कड़ी है उसको सामूहिक कारक कहते हैं, सामूहिक कारक, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि जो जी कारक है, मान लीजिए कि किसी के अंदर सिंगिंग, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ये उसका जी कारक था। फिर उन्होंने प्रशिक्षण से गाना संगीत सीख लिया, ठीक है। विशिष्ट फैक्टर आ गया, संगीत सीखा है। अब जो जी फैक्टर और एस फैक्टर के जो बीच की कड़ी है, ठीक है, गुण पहले से था, प्रशिक्षण लिया और अब ये एक अलग लेवल पे पहुंच गया है, उसको इन्होंने कहा है सामूहिक कारक, ठीक है, जिसमें हमारा जी फैक्टर भी आता है और हमारा एस फैक्टर भी आता है, दोनों आते हैं। वो तीसरा तत्व बताया इन्होंने सामूहिक कारक, ठीक है। त्रिकारकीय सिद्धांत से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस आप प्रतिपादक कर्ता याद रखिएगा, स्पीयरमैन। ये थोड़ा सा लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, पर आप ठीक लिखा कीजिए कॉपी में, स्पीयरमैन, ठीक है। तो ये था त्रिकारकीय सिद्धांत। आई होप आज के जो सिद्धांत हमने पढ़े वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आप एक बार क्वेश्चंस को चेक कीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।